हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप जानते ही हैं। पास्ट के लिए आप हिंदी में भूत कह सकते हैं, परफेक्ट को पूर्ण कह सकते हैं, कंटिन्यूअस को कुछ लोग लगातार कहते हैं और कुछ लोग जारी कहते हैं, टेंस को काल कहते हैं। तो इस टेंस में आज आप पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप लोग जानते ही हैं, इसका पहले आइडेंटिफिकेशन समझ लें। आइडेंटिफिकेशन कह लो या रिकॉग्निशन कह लो या फिर क्वेश्चनाइजेशन कह लो, एक ही बात होती है, आप लोग जानते ही हैं। तो उसके लिए पहचान कहते हैं हिंदी में। तो इसकी पहचान कुछ इस तरह है कि हिंदी के इन वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं एवं कार्य वर्तमान भूतकाल में पूर्ण जारी रहना पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कार्य करने का समय अवश्य दिया होता है, ये खास पहचान है इसकी। अगर कार्य करने का समय अवश्य दिया होगा तभी इसके अकॉर्डिंग बनेगा, नहीं तो सेंटेंस ट्रांजिशन होगा पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग, अगर कार्य करने का समय ना दिया गया होगा तो। जैसे कि इसमें सेंटेंस भी मैंने यहाँ पर एक लिखा है, दिनेश 3 दिन से स्कूल आ रहा था। जो कार्य करने का समय है वो स्कूल आ रहा था, कब से? 3 दिन से। 3 दिन क्या हो गया? कार्य करने का समय हो गया ये आपका। तो समय इसमें अवश्य दिया होगा, ऐसा नहीं है कि समय ना दिया हो। समय ना दिया होगा तो समय यहां से अगर हटाते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? दिनेश स्कूल आ रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया और टाइमिंग आ गई यहां पर, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। ठीक है, इस तरह से। तो इसका रूल्स कुछ इस प्रकार होंगे कि फर्स्ट रूल है इसका कि हिंदी के इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ दी जाती है। आईएनजी जोड़ने का नियम मैं बार-बार आपको नहीं बताऊंगा, मैंने आईएनजी जोड़ने का नियम अपने वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया है, उसको आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो रूल होगा आपका वो ये है कि ही सी इट, यू वी दे, आई दीज दोज, अर्थात कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट होगा आपका, चाहे वह सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, आपको जो ऑक्सिलरी, जैसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी प्रयोग करेंगे वो आपको हैड बीन ही यूज करनी है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो ये चीज समझने वाली आई। अगला जो रूल हुआ थर्ड आपका वो ये है कि इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय से की अंग्रेजी के लिए आप क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा, जैसे निश्चित समय कोई दिया गया है, जैसे मान लीजिए 3 बजे सोमवार से, पिछले वर्ष से, पिछले साल कह सकते हैं दिन से, या पिछले सप्ताह से, सुबह दोपहर शाम से, ऐसा कोई भी टाइमिंग आ जाए, ये टाइमिंग निश्चित होती है। या फिर 12 बजे से 1 बजे से, ये सब निश्चित समय है। तो निश्चित क्यों है? क्योंकि जो राजकीय घड़ी है उसमें 12 बजता है और केंद्रीय घड़ी है उसमें 24 बजता है। आपने नहीं सुना होगा कि 27:28 पर यह काम हुआ, ऐसा नहीं सुना होगा। इसलिए वो आपका एक निश्चित समय आ जाता है, लेकिन कहीं पर काउंटिंग आ जाए, जैसे पीरियड ऑफ टाइम भी कहते हैं, तो वो एक अनिश्चित समय होता है, जैसे 4 घंटे, 18 दिन, 16 वर्ष, ऐसे वो उसकी काउंटिंग चलती रहेगी, थमेगा नहीं कहीं पर। मान लीजिए 18 घंटे की जगह वो कह सकते हैं 121 घंटे भी कह सकते हैं, 428 घंटे भी कह सकते हैं, तो वो अनिश्चित समय हो गया। इसी तरह से वर्ष, 4 वर्ष, 18 वर्ष, 425 वर्ष, वो चलता ही रहेगा, कोई काउंटिंग उसकी थमती नहीं है कहीं पर, इसलिए वो एक अनिश्चित समय है। ठीक है, इस तरह से। तो निश्चित कहने का मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि कभी भी निश्चित समय दिया गया होगा तो वहां पर आप से की इंग्लिश के लिए सिंस का यूज करेंगे, और अनिश्चित समय दिया गया होगा तो आप से की इंग्लिश के लिए फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी अफर्मेटिव में फॉर्मूला मैंने इस तरह से आपको दिया है कि सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले सेंटेंस का, उसके बाद में हैड बीन जो ऑक्सिलरी है आपकी वो यूज करेंगे। इसमें बीन का मतलब कंटिन्यूअस हो गया यहाँ पर, साथ में मेन की फर्स्ट फॉर्म में आप आईजी लिखेंगे। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में अदर वर्ड लिखेंगे, कोई वर्ड बच जाता है तो लिख ले, नहीं बचता है कोई बात नहीं। फिर आप सिंस या फॉर लिखेंगे, उसके बाद में यूज करेंगे टाइम का, जो भी टाइम दिया गया होगा, जैसा कि यहाँ पर टाइम दिया गया है 3 डेज। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी टाइम दिया जा सकता है, उसको यहाँ लिखेंगे, उसके बाद में आप फुल स्टॉप लिखेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके लिए, दिनेश 3 दिन से स्कूल आ रहा था। तो यहाँ पर इसको ट्रांसलेशन करेंगे, देखो कैसे करते हैं हम ट्रांसलेशन। सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेशन करेंगे। देखो आपका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट क्या है आपका? दिनेश। क्या है? दिनेश।
दिनेश का आप डी कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और नाम का लेटर कैपिटल लिखते हैं तो दिनेश। उसके बाद में हैड बीन, मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप हैड बीन का यूज करेंगे। उसके बाद में हैड बीन का यूज हो गया। अब एम बी ले लेंगे। एम बी, एम फॉर मेन, वी फॉर वर्ब। मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। क्रिया क्या है यहां पर, आना, तो कम, फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे कम। अब ये हटाकर क्या करा है यहां पर हमने आईएनजी फॉर्म इसमें जोड़ दी, ये हटाकर आईएनजी फॉर्म जोड़ दी, कमिंग हो गया। दिनेश हैड बीन कमिंग, कब से, अब देखो ऑब्जेक्ट कहां से, स्कूल, स्कूल आ रहा है तो कमिंग के बाद में क्या करेंगे, स्कूल लिख देंगे। नमस्ते, स्कूल, इस तरह से, ठीक है। दिनेश हैड बीन कमिंग टू स्कूल, ये भी लगा देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है इससे, कमिंग टू स्कूल। अब देखो ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड इसमें है नहीं कोई भी, क्या है, फिर सिंस या फॉर का यूज करेंगे, किसके अनुसार, दिन, 3 दिन के अनुसार। 3 दिन एक अनिश्चित समय है, मैंने आपको भी बताया था, इसलिए फॉर का यूज करेंगे ना कि सिंस का। अब 3 डेज, चाहो तो 3 अंकों में लिख सकते हो या फिर 3 शब्दों में लिख सकते हो। शब्दों में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, अंकों में लिखेंगे तो भी आपका गलत तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन बेहतर शब्दों में होना चाहिए। तो कहेंगे इसे, दिनेश 3 दिन से स्कूल आ रहा था, तो इंग्लिश में कहेंगे दिनेश हैड बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। ऐसे इस तरह से इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से निगेशन भी कर सकते हैं इसका आप। जैसे निगेशन में क्या करेंगे, आप हेड के बाद बीन का यूज, सॉरी हेड के बाद नॉट एंड नेवर का यूज करेंगे, उसके बाद बीन का यूज करेंगे, ये होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। पहले ही आप देख लें, एक बार फोकस कर लें इस पे अच्छी तरह से। देखो फिर से एक बार बता देता हूं मैं, रिकॉग्निशन समझ लें, पहचान को। हिंदी के इन वाक्यों के अंत में रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं एवं कार्य भूतकाल में पूर्ण जारी रहना पाया जाता है, तथा इसमें कार्य करने का समय अवश्य दिया होता है। अफर्मेटिव आपका है, कुछ लोग इसे अफर्मेटिव कहते हैं, कुछ लोग इसे पॉजिटिव भी कहते हैं। तो सेंटेंस तो है ही, अफर्मेटिव सेंटेंस कह लो या पॉजिटिव सेंटेंस कह लो। अफर्मेटिव या पॉजिटिव को हिंदी में सकारात्मक कहते हैं, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं, ठीक है। रूल आपका नियम ये है, पहला है इन वाक्यों का अंग्रेजी में, देखो इसको लिए एक चीज पढ़ने वाली है, थोड़ी समझने वाली। कुछ लोग इसे कहते हैं वाक्य, ठीक है। ये वाक्य नहीं है, ये है वाक्य, हुआ बना हुआ है इसलिए वाक्य कहेंगे इसे, ना कि वाक्य। तो इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय मेन वर्ब, जिसे हिंदी में आप मुख्य क्रिया कह सकते हैं, कि फर्स्ट फॉर्म, जिसे आप प्रथम रूप या प्रथम अवस्था कहते हैं, में आईएनजी फॉर्म जोड़ दी जाती है। नेक्स्ट जो रूल है आपका वो है टू, ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, अर्थात सभी सिंगुलर, जिसे एक वचन कहते हैं हिंदी में, या प्लूरल जिसे बहुवचन कहते हैं हिंदी में, कर्ताओं जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कह सकते हैं आप, के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जिसे आप कहते हो, कुछ लोग इसे ऑक्सिलरी भी कहते हैं, हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। रूल थर्ड है आपका, इन वाक्यों में से की अंग्रेजी के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे निश्चित समय आप कहते हैं हिंदी में, जैसे 3 बजे, सुबह, दोपहर, शाम, पिछले दिन, पिछली रात कह सकते हैं, पिछले सप्ताह, 2 अक्टूबर 1987, 3 जनवरी भी कह सकते हैं, आदि के साथ सिंस तथा पीरियड ऑफ टाइम जिसे अनिश्चित समय कहते हैं, जैसे 3 घंटे, 18 महीने, 8 दिन, 5 वर्ष आदि के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला इसका है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस एमबी फर्स्ट अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड प्लस में सिंस या फॉर प्लस में टाइम प्लस में फुल स्टॉप, इस तरह से करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता ही दिया, फिर से एक बार बता देता हूं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, दिनेश 3 दिन से स्कूल आ रहा था, तो दिनेश हैड बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, आप लोग समझते ही हैं, और बाकी का मैं नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं अभी आपको।
देखें नेगेटिव सेंटेंस, जिसे आप हिंदी में नकारात्मक वाक्य या फिर निषेधात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। रूल फर्स्ट है इसमें आपका, ये हिंदी वाक्य के बीच में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द दिया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर के लिए आप हैड के बाद तथा बीन से पहले लिखते हैं। इस तरह से वही यहाँ पर कहा गया है कि हिंदी वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द दिया गया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर को ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे आप सहायक क्रिया भी कहते हैं, आप उसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, हैड के बाद तथा बीन से पहले लिखते हैं। इस तरह, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पर हमने दे दिया आपको, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आप, उसके बाद में हैड लिखेंगे, फिर नहीं अथवा कभी नहीं की जो अंग्रेजी है नॉट या नेवर उसको लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड अगर है तो लिख दे, ना है तो कोई बात नहीं है, फिर सिंस या फॉर लिखेंगे, उसके बाद में टाइम लिख लेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप। तो एग्जांपल भी दिया गया है यहाँ पर आपके लिए, वे पिछले दिन से अपना काम समय पर नहीं कर रहे थे। तो देखो इसमें सब्जेक्ट हो गया वे, मतलब इंग्लिश में कहेंगे इसे दे, उसके बाद में हैड, फॉर्म के अकॉर्डिंग हैड आ गया आपका, हैड के बाद नॉट या नेवर दिया है तो नहीं सब दिया है तो क्या लिखेंगे नॉट, उसके बाद में बीन, इस तरह से, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है करना, तो डू, इसमें आईएनजी फॉर्म, डूइंग, क्या अपना काम, अपना काम क्या है बे, बे के अनुसार अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे दियर, दियर वर्ब, अपना काम, एट द टाइम, एट द टाइम, समय पर, ठीक है। अब क्या लिखा जाएगा, पिछले दिन से, लास्ट डे, तो लास्ट डे कैसा समय है, निश्चित समय है, बिल्कुल जस्ट पिछले दिन की बात की जा रही है, इसलिए यहां पर आएगा सिंस, लास्ट डे, लास्ट डे भी कह सकते हैं इसको, कुछ लोग इसे प्रीवियस डे भी कह सकते हैं, तो दोनों प्रकार से सही है आपका। तो वे पिछले दिन से अपना काम समय पर नहीं कर रहे थे, इसको ट्रांसलेशन करेंगे तो कहेंगे दे हैड नॉट बीन डूइंग देयर वर्क एट द टाइम सिंस लास्ट डे, ऐसे इस तरह से, ठीक है। इस तरह आप लोग ट्रांसलेशन करेंगे और इससे अपडेट जो भी एक्सरसाइज है आपकी, आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो साथ में जो भी रूल्स हमने दिए थे उनको याद करेंगे सही प्रकार से, और फॉर्मूलास भी याद करेंगे, फॉर एग्जांपल देखेंगे कैसे मतलब ट्रांसलेशन होना है। और अगर यदि कहीं आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप उसे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू।